जिसने पिछले 12 महीने में हर पॉसिबल ट्रॉफीज जीती, जिसने वर्षों से आ रहे ओडीआईज में नंबर 4 का प्रॉब्लम सॉल्व किया, उन्हीं को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर कभी नंबर 5 तो कभी नंबर 6 पर धकेला गया, जो हर एक फॉर्मेट के लिए प्रबल दावेदार होने के बावजूद भी टेस्ट और T20 से दूर रहा। और टेस्ट से उनको इसलिए दूर किया गया कि बस उनका कुछ मैच खराब गया था। और जो बीसीसीआई कई खिलाड़ियों की बड़ी सी बड़ी गलतियां भी माफ कर देती है, उसी बीसीसीआई ने इसको एक छोटी सी गलती के कारण सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तक से बाहर कर दिया। और हद तो तब हो जाती है जब आईपीएल में ट्रॉफी जिताने के बाद भी वो क्रेडिट इनको नहीं बल्कि कोच को दिया जाता है। और यह आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ था जब किसी कैप्टन ने ट्रॉफी जिताया हो और वो क्रेडिट कैप्टन को नहीं बल्कि कोच को मिला हो। यानी जहां पर भी हुआ वहीं पर श्रेयस अय्यर को पूरी तरह से दबाया गया। और कई घटना तो इसके साथ ऐसी हुई है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और जो गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर के लिए एक समय हीरो लग रहा था, वही एक वक्त आते आते श्रेयस अय्यर के लिए विलन बन गया। 10 फरवरी 2024 को बीसीसीआई ने तीसरे, चौथे और पांचवें टेस्ट के लिए टीम का अनाउंस किया। श्रेयस अय्यर पिछले 3 सालों से टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन श्रेयस अय्यर का व्हाइट बॉल में तो रिकॉर्ड शानदार था, लेकिन रेड बॉल में अभी भी वो संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले 11 इनिंग्स में उनके बल्ले से मात्र 187 रन ही आए थे, विद इन एवरेज ऑफ 17। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज में पहले 2 मैच में खराब परफॉर्मेंस के कारण उनको बाकी के बचे मैच से ड्रॉप कर दिया गया। और ये वही वक्त था जब बीसीसीआई ने स्ट्रिक्टली सभी खिलाड़ियों को ये हिदायत दी थी कि यदि आप फिट हो और इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। तभी एक न्यूज आया कि बैक स्पेजम के कारण श्रेयस अय्यर मुंबई के रणजी टीम से नहीं जुड़ पाएंगे, लेकिन एनसीए ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि श्रेयस अय्यर अभी पूरी तरह से फिट हैं और ऐसे में वो फिट होने के बावजूद भी मुंबई के लिए रणजी खेलने नहीं गए। उस वक्त वो केकेआर के प्री सीजन कैंप में थे, तो ऐसे में रूल्स ना फॉलो करना और आईपीएल को डोमेस्टिक क्रिकेट से ज्यादा वैल्यू देने के कारण 28 फरवरी 2024 को उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। हालांकि उनके 1 साल बाद ही फिर से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन इस बार उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मिला, लेकिन इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला, क्योंकि वो ओडीआई में तो कमबैक कर गए, लेकिन T20 और टेस्ट से अभी भी वो कोसों दूर हैं। और अभी जब टीम इंडिया के 2 बड़े स्टार टेस्ट से रिटायर हुए तो तब सबको ऐसा लग रहा था कि इस बार तो श्रेयस अय्यर की टेस्ट टीम में वापसी तो पक्की हो ही जाएगी। लेकिन ऐसे में भी उनको टीम इंडिया के मेन टीम में तो जगह मिलना तो दूर की बात है, टीम इंडिया की जो ए टीम है उनमें भी उनको जगह नहीं मिला है। रेड बॉल में इंटरनेशनल मैचेस में श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस भले ही एवरेज हो, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल में उनका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार है। और डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल में कई बार उन्होंने अपनी टीम को अकेले ही दम पर निकाला है। और इस बार रणजी फाइनल में जब विदर्भ के खिलाफ मुंबई टीम पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी और सबको ऐसा लग रहा था कि मुंबई आज हार जाएगी, तो ऐसे में श्रेयस अय्यर ही थे जिन्होंने शानदार 95 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम को संकट से उबारा। और श्रेयस अय्यर की इसी पारी का परिणाम था कि मुंबई इस मैच को जीतकर रणजी ट्रॉफी की चैंपियन बन पाई। और फिर आईपीएल शुरू हुआ। ऐसे में जो श्रेयस अय्यर केकेआर टीम के कैप्टन थे उसको गौतम गंभीर का साथ मिला। गौतम गंभीर एज अ मेंटोर के तौर पर फिर से केकेआर में कमबैक कर रहे थे। और जो श्रेयस अय्यर पिछले साल इंजरी के कारण पूरे आईपीएल से बाहर थे, उनकी भी इस बार आईपीएल में वापसी हो रही थी, और वो भी केकेआर में एज अ कैप्टन के रूप में। श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर की यदि बात करें तो सबसे पहले ये दोनों एक साथ हुए थे आईपीएल 2018 में, जब ये दोनों दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ खेल रहे थे। वही साल था जब केकेआर ने गौतम गंभीर को छोड़ दिया था और दिल्ली में उनकी वापसी हुई थी, और वहीं पर ये दोनों पहली बार एक साथ दिखे थे। और उसके बाद फिर से इस आईपीएल में ऐसा होने वाला था जब ये दोनों साथ दिखने वाले थे। लेकिन उस वक्त इन दोनों में कुछ असमानताएं थी, एक अपने कैरियर के अंत पर था तो एक अपना कैरियर स्टार्ट ही कर रहा था और टीम इंडिया के लिए नया सितारा बन ही रहा था। उस वक्त गौतम गंभीर एक ऐसे खिलाड़ी थे जिसका खुद का कैरियर आखिरी पर था, यानी उस वक्त उसमें डोमिनेटिंग फैक्टर ना के बराबर था। लेकिन इस बार उसको केकेआर के लिए एज अ मेंटोर के तौर पर बुलाया जा रहा था। मेंटोर यानी पावरफुल मैन। और गौतम गंभीर को तो आप लोग जानते ही हो, उसका एक ही सिद्धांत रहा है, माई वे या नहीं तो हाईवे। लेकिन पहले भी लोगों ने श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर का पार्टनरशिप देखा था, तो ऐसे में इस बार भी लोगों को लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे। बट 2024 में केकेआर चैंपियन बनी, लेकिन उनका क्रेडिट श्रेयस अय्यर को नहीं बल्कि गौतम गंभीर को मिला। बल्कि पूरे ही आईपीएल में श्रेयस अय्यर क्रेडिट से दूर रहे, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो केकेआर टीम के कैप्टन है। पिछले 10 साल बाद केकेआर को ट्रॉफी जिताने के बाद उनको जो क्रेडिट मिलना चाहिए था, उनको वो क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिला। सच कहूं तो पूरे आईपीएल
आईपीएल में ऐसा लगा ही नहीं कि श्रेयस अय्यर टीम को चला रहा है, क्योंकि जो बंदा इंटरनेशनल टी20 टीम में नंबर 3 और नंबर 4 पर खेल रहा हो, वो इस टीम में कभी नंबर 4 पर आता था, तो कभी नंबर 5 पर, तो कभी नंबर 6 पर, और कई बार ऐसा हुआ कि वो बल्लेबाजी करने आए भी नहीं। और यही कारण था कि इस बार पंजाब किंग्स के मैनेजमेंट को उन्होंने पहले ही बोल दिया कि वो पंजाब किंग्स से तभी ही जुड़ेंगे जब वो नंबर 3 पर खेलेंगे, यानी उनके बल्लेबाजी नंबर से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। वैसे इस बार भी उसका बल्लेबाजी ऑर्डर चेंज होते हुए दिखा है, लेकिन इस बार रीजन कुछ और है। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार उन्होंने खुद अपने बल्लेबाजी ऑर्डर को चेंज किया है, क्योंकि इस बार कोच की इंटरफेरेंस नहीं दिख रही है, बल्कि पूरे मैच में लग रहा है कि कोई कैप्टेंसी कर रहा है। आईपीएल 2024 का ही परिणाम था कि उनको 2024 टी20 वर्ल्ड कप में नहीं चुना गया, क्योंकि आईपीएल 2024 में उनको उतना मौका ही नहीं मिला कि वो परफॉर्म करके सेलेक्टर के नजर में आ सके। और वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही राहुल द्रविड़ जो टीम इंडिया के हेड कोच थे, उनका टेन्योर खत्म हो गया और 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर को टीम इंडिया का नया हेड कोच बना दिया गया। गौतम गंभीर का पहला असाइनमेंट श्रीलंका के खिलाफ ओडीआई और टी20 के लिए हुआ, जिसमें श्रेयस अय्यर को सिर्फ ओडीआई में ही चूज किया गया, टी20 में नहीं। और ओडीआई में भी जब उनको मौका मिला तो उनको कोई प्रॉपर नंबर नहीं मिला, कभी उनको नंबर 5 पर खिलाया गया तो कभी नंबर 6 पर। जबकि ये बात सबको पता है कि श्रेयस अय्यर यदि सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहीं फील करते हैं तो वो नंबर 4 पर फील करते हैं, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे बड़ी जो समस्या थी वो नंबर 4 थी, और श्रेयस अय्यर ने उसी समस्या को दूर किया था, और वो नंबर 4 पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। और उस पूरे वर्ल्ड कप के 11 मैच में उन्होंने 530 रन बनाया था विद इन एवरेज ऑफ 66.25। तो अब जिस प्लेयर ने सालों से आ रहे नंबर 4 के प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसी प्लेयर को लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के नाम पर कभी नंबर 5 पर तो कभी नंबर 6 पर भेजा जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो परफॉर्मेंस की उससे उम्मीद की जा रही थी वो परफॉर्मेंस उससे नहीं आ पाई। लेकिन फिर भी इनके बाद भी उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं किसी भी पोजीशन में खेल लूंगा, बस मुझे टीम में जगह चाहिए। लेकिन भाई क्रिकेट पहले ही बहुत अनसर्टेन है, और उसमें भी यदि आपका जगह पक्का ना हो, यानी आपका पोजीशन पक्का ना हो, तो आप तो पूरी तरह से संकट में हो। ऐसे में आपके जगह को कभी भी कोई भी ले सकता है। और उसके बाद जब सितंबर 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट टीम का अनाउंस हुआ तो उसमें भी श्रेयस अय्यर को नहीं चुना गया, और उसमें रीजन दिया गया कि दिलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। और शुरुआत में ये बात सही भी लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी सच्चाई कुछ और ही थी। बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहती थी, ताकि दूसरा प्लेयर फिर से कोई गलती ना करे। लेकिन फिर सवाल आखिर यही है कि आखिर यही दोनों क्यों? प्लेयर तो और भी कई थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट से कोसों दूर थे। इस वक्त तक बीसीसीआई का एक ही बात कहना था कि आप यदि फिट हो और इंटरनेशनल मैच नहीं खेल रहे हो तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना ही होगा, और यदि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। बीसीसीआई ने यह बात सभी प्लेयरों के लिए कही थी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि यह कानून सब पर लागू नहीं हुआ था। बीसीसीआई ने इस वक्त सिर्फ 2 ही प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया था, जिनमें से एक थे ईशान किशन तो दूसरे थे श्रेयस अय्यर। लेकिन ऐसे में वो शायद ये भूल गए थे कि यही श्रेयस अय्यर थे जो वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए रीढ़ की हड्डी बने हुए थे 4 नंबर पर। टीम इंडिया ने यदि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो उसमें कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर का भी हाथ है। लेकिन जब रूल्स की बात आई तो वो सारी बातें मिट्टी में मिल गई, और ये सही भी होता। यदि सारे प्लेयर के साथ यदि ये रूल्स लगाया जाता तो वो सही भी होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये रूल्स गलत है, ये रूल्स बिल्कुल सही है। डोमेस्टिक क्रिकेट को हमेशा ही आईपीएल से ज्यादा वैल्यू मिलना चाहिए, क्योंकि यही डोमेस्टिक क्रिकेट है जहां से इतने बड़े बड़े प्लेयर निकलते हैं। इसके लिए आप कानून बनाओ और इसको फॉलो करो, लेकिन सबके लिए करो, सिर्फ कुछ ही प्लेयर को टारगेट मत करो। वेल जो कुछ भी हो, श्रेयस अय्यर के साथ यहाँ एक बात अच्छा हुआ कि उन्होंने डोमेस्टिक में जो ध्यान दिया उससे उसका खेल काफी निखर करके आया, और उनकी जो शॉर्ट बॉल जो कमजोरी थी वो भी दूर होती गई। हालांकि इनके बाद भी कई बार वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोरी दूर होती गई। इस वक्त श्रेयस अय्यर ने उन सब में वर्क किया जो उनको वीकनेस लग रहा था, यानी उन्होंने अपने वीकनेस को पूरी तरह से खत्म करने का कोशिश किया, और इसके लिए उन्होंने तगड़ी मेहनत भी की, और जल्द ही उसको इसका परिणाम भी देखने को मिला। 1 अक्टूबर 2024 को ईरानी कप में श्रेयस अय्यर 57 रन बनाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि मुंबई ईरानी कप जीत गई। और इसके बाद अब आता है न्यूजीलैंड सीरीज और बॉर्डर गवास्कर सीरीज, और इन दोनों ही सीरीज में ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर को कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया जाएगा, लेकिन इन दोनों ही सीरीज में श्रेयस अय्यर को सिलेक्ट नहीं किया गया। ना तो उनको न्यूजीलैंड सीरीज में मौका मिला और ना ही बॉर्डर गवास्कर सीरीज में। और इसी बीच अब रणजी ट्रॉफी शुरू हो जाती है, रणजी ट्रॉफी 2024-25, और इस पूरे रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 480 रन बनाए विद इन एवरेज ऑफ 68.57, जिसमें उसके बल्ले से 2 शानदार सेंचुरी भी निकले। और अब फिर आता है 31 अक्टूबर 2021। ये वही समय होती है जब सभी आईपीएल की टीमें अपने अपने प्लेयर को रिटेन करती है। पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एक चौंकाने वाला खबर आता है, क्योंकि केकेआर अपने
अपने विनिंग कैप्टन को रिटर्न नहीं करते हैं। आईपीएल रिटेंशन के कुछ दिन बाद ही नवंबर दिसंबर में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हो जाती है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 9 मैचों में इस तरह सैयद 353 रन बनाते हैं विद इन एवरेज ऑफ 49.28, जिसमें उसका हाईएस्ट स्कोर होता है 130 नॉट आउट। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि श्रेयस अय्यर ने यहां भी अपनी टीम को यानी मुंबई को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया था। अब अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी था, लेकिन उससे पहले खेलना था इंग्लैंड के खिलाफ 3 ओडीआई मैचों का सीरीज। और इस सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया को 249 रनों का टारगेट दिया, यानी टीम इंडिया इस रन को चेस करने के लिए उतरने वाली थी। लेकिन चेस मास्टर जो थे वो इस मैच को नहीं खेल रहे थे। एक छोटी सी इंजरी के कारण विराट कोहली उस मैच से बाहर थे। तो ऐसे में सबको यही लग रहा था कि विराट कोहली के बिना ये रन चेस करना काफी मुश्किल हो सकता है। और शुरुआत में ये बात सही भी लगती है, क्योंकि 5 ओवर 2 गेंद में मात्र 19 रन पर ही टीम इंडिया के 2 विकेट गिर जाते हैं, यानी दोनों ही जो ओपनर्स थे वो पवेलियन लौट चुके थे। अब यहाँ से टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में आ चुकी थी। और नंबर 4 पे जो श्रेयस अय्यर आने वाले थे उसके बारे में तो सबको पता ही था कि वो शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाते हैं, यानी सबको लग रहा था कि श्रेयस अय्यर शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाएंगे, और वो भी तो इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के पास तो जोफ्रा आर्चर है जो 150 के रफ्तार से बॉल डालेंगे, और 150 के रफ्तार से जब वो शॉर्ट बॉल मारेंगे तो श्रेयस अय्यर उसको तो बिल्कुल ही नहीं खेल पाएंगे। श्रेयस अय्यर पे इस मैच में तो भरोसा ही नहीं कर सकते हैं, यानी टीम इंडिया यहाँ से लगभग पूरी तरह से हार गई है। लोगों का यही कहना था। लेकिन श्रेयस अय्यर जब उस दिन मैदान में उतरे तो उस दिन वो कुछ अलग ही अंदाज में दिखे, क्योंकि उस मैच में उन्होंने मात्र 36 गेंदों में ही 59 रनों की एक धाकर पारी खेली और इंग्लैंड के बॉलर पर पूरी तरह से चढ़ के टीम इंडिया को यह मैच जिताया। और यहाँ पर आपको एक बात जानकर काफी हैरानी होगी, वो बात यह है कि श्रेयस अय्यर तो इस मैच में खेलने भी वाले नहीं थे। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं तो ये मैच खेलने वाला ही नहीं था, वो तो एक इंजरी के कारण विराट कोहली बाहर चले गए, जिसकी वजह से मुझे टीम में एंट्री मिली। और उसमें उन्होंने इतना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया कि बाकी के तीनों मैच में उसको अपने आप ही खिलाना पड़ा, और वहां पर भी उन्होंने किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया, बल्कि शानदार परफॉर्मेंस किया। और आपने यदि चैंपियंस ट्रॉफी देखा होगा तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने ये जरूर देखा होगा कि जब जब टीम इंडिया मुश्किल में फंसी थी तब तब श्रेयस अय्यर आगे आते थे और एक शानदार इंपैक्टफुल पारी खेलकर टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थिति से निकालते थे। इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, इन दोनों में ही उन्होंने ये दिखाया कि पहले जो उनका शॉर्ट बॉल जो कमजोरी हुआ करता था वो अब उनकी कमजोरी नहीं रही है, बल्कि वो उनका एक मजबूत पक्ष बन गया है, क्योंकि वो जोफ्रा आर्चर के 150 के रफ्तार वाले बाउंसर को भी वो बड़े ही आसानी से टैकल कर रहे थे। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पहले इनकी शॉर्ट बॉल कभी कमजोरी भी हुआ करती थी। और ऐसा इसलिए भी हो पाया क्योंकि उन्होंने अपनी टेक्निक में भी काफी बदलाव किया। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सभी प्लेयर आईपीएल खेलने चले गए और अभी आईपीएल में श्रेयस अय्यर पंजाब किंग्स को लीड कर रहे हैं। पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम थी जो आखिरी बार 2014 में प्लेऑफ्स में जगह बनाया था। इस बार पंजाब किंग्स 11 साल बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फिर से प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है। श्रेयस अय्यर ये वही बंदा है जिसने आईपीएल 2020 में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल तक पहुंचाया और केकेआर को 10 साल बाद 2024 में चैंपियन बनाया, और अब पंजाब किंग्स को संभाला है तो यहाँ पर भी तांडव मचा दिया है, क्योंकि 11 साल बाद पहले पंजाब किंग्स क्वालिफाई की थी, उसके बाद 10 साल प्लेऑफ से बाहर रही थी, लेकिन उसके कप्तानी में आते ही पंजाब किंग्स फिर से 11 साल बाद प्लेऑफ में क्वालिफाई कर गई। इसने पिछले 12 महीने में हर पॉसिबल ट्रॉफी जिताई है, लेकिन अफसोस इतना करने के बावजूद भी इनको वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके ये हकदार थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद इसने कहा भी था कि सम टाइम मेरे एफर्ट को कोई नोटिस नहीं करता और मुझे वो रिकॉग्नाइज नहीं मिल पाती है जिसका मैं हकदार हूँ। इसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका जो स्वभाव है वही इसके लिए एक रोड़ा बन रही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर एक ऐसा बंदा है, आप इसको यदि चैलेंज करो और श्रेयस अय्यर कुछ ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये आपको हर एक बात पर चैलेंज करने का मादा रखता है, आप इसको अपने इशारे पे नहीं चला सकते हो, और इनके यही खासियत इनके कैरियर के बीच एक रोड़ा बन रही है, क्योंकि अभी टीम इंडिया का जो हेड कोच है वो स्टार कल्चर को खत्म करना चाहते हैं और पूरे टीम इंडिया का जो कंट्रोल है वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं। क्योंकि देखो ना, आप पिछले 6 महीने में 3 बड़े नाम ने रिटायरमेंट ले लिया है, और वो रिटायरमेंट भी ऐसे हुई जिसने सभी को सरप्राइज कर दिया। टीम इंडिया भी कोई छोटी मोटी ट्रांजिशन से नहीं गुजर रही है, बल्कि एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रही है, और ऐसा पिछली बार 2013 में हुआ था जब साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम इंडिया की एक नई और फ्रेश टीम गई थी। उस वक्त भी टीम इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन से गुजर रही थी, पर वो जो ट्रांजिशन थी वो भविष्य को ध्यान में रख कर किया जा रहा था, लेकिन अभी जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कुछ अलग ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई किसी से बदला ले रहा है। 24 मई 2025 को न्यू WTC साइकिल में टीम इंडिया का जो अनाउंस हुआ है
वो फ्यूचर प्लानिंग है या फिर सिर्फ इंग्लैंड में ही जीतने के लिए उस टीम का सिलेक्शन हुआ है। न्यूजीलैंड से घर में व्हाइट वॉश होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया से बीजीटी हारने के बाद अजीत आगरकर और गौतम गंभीर यही सोच रहे होंगे कि कैसे भी करके इंग्लैंड के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज जीता जाए। ऐसी परिस्थिति में तो ज्यादातर यही संभावना है कि वो लंबे पलों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। ऐसे में तो यही संभावना है कि वो किसी भी तरह इस सीरीज को जीतना चाहेंगे और ज्यादा आगे का प्लानिंग लेकर नहीं चलेंगे। और ये प्लानिंग भी यदि किए होंगे तो उसमें भी श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और ये तो गौतम गंभीर का ही कहना है कि अगर कोई प्लेयर यदि फिट है तो उसे तीनों ही फॉर्मेट में खिलाना चाहिए, जिससे टीम की कंटिन्यूटी अच्छी रहती है। तो ऐसे में श्रेयस अय्यर जिसने ओडीआई में खुद को प्रूव किया है और डोमेस्टिक क्रिकेट में रन बनाया है और आईपीएल में भी शानदार अपना भौकाल मचाया है, तो क्या वो तीनों ही फॉर्मेट खेलना डिजर्व नहीं करते हैं? जिस तरह से श्रेयस अय्यर ने अपने वीकनेस पर काम किया है उस हिसाब से श्रेयस अय्यर को रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद टीम में जरूर जगह मिलना चाहिए था। गौतम गंभीर और सेलेक्टर्स ने करुण नायर का जो कमबैक कराया है ये एक शानदार मूव है। करुण नायर ने तो डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरी तरह से फोड़ रखा है, तो ऐसे में उसका कमबैक कराना तो लाजमी ही था और उसका कमबैक कराना ही चाहिए। और करुण नायर के बारे में यदि सवाल भी उठा है तो उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि आप यदि लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, आप यदि अभी फ्यूचर के लिए टीम बना रहे हो, तो करुण नायर का उम्र अभी 33 साल है और 33 साल की उम्र में यदि किसी भी प्लेयर को यदि आप मौका दे रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हो, क्योंकि वो प्लेयर आगे चलकर और कितना खेल सकता है, मैक्सिमम 3 साल 4 साल, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। विराट कोहली ने भी 36 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया है। टेस्ट क्रिकेट में अच्छों का पसीना छूट जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया का सिलेक्शन का यदि क्राइटेरिया देखा जाए तो वो इस हिसाब से हुआ है कि जिस खिलाड़ी ने काउंटी क्रिकेट खेल रखा है उसी को टीम में लिया जाएगा, यानी जिसने भी काउंटी क्रिकेट खेला है वो खिलाड़ी टीम इंडिया में होने वाले हैं, यानी इंग्लैंड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका मतलब सीधा है कि आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप सिर्फ इंग्लैंड को जीतने के बारे में सोच रहे हो, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन श्रेयस अय्यर का टेक्निक और श्रेयस अय्यर का करंट फॉर्म जिस हिसाब से है उसको देखकर लोगों को ये हजम ही नहीं हो रहा है कि श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में नहीं है। और श्रेयस अय्यर के टेस्ट टीम में तो छोड़ो, वो टीम इंडिया का जो ए टीम है उसमें भी उसका नाम नहीं आया है। जबकि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के एवरेज के बारे में बात करें तो दोनों का एवरेज लगभग समान है, दोनों का ही लगभग 35 का ही एवरेज है। और जब दोनों का एवरेज समान है तो दोनों खिलाड़ी को चूज करने में इतना मतभेद क्यों? तो ऐसे में आप लोगों से ये सवाल है कि आखिर श्रेयस अय्यर के साथ ही ऐसा मतभेद क्यों हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें।